हाँ बच्चों, आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट आर्टिकल आयनिक बॉन्ड। ठीक है, एक्चुअली जो है हम लोग वैसे केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इनकी टाइप क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सारी बातें डिटेल में करेंगे और जो है इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। इसके अलावा जो है हाइब्रिडेशन क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एनर्जी क्या है, विन पोलराइजेशन यानी फजांसुल की बात करेंगे, तो पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करेंगे, रेजोनेंस की बात करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है केमिकल बॉन्डिंग, इसमें से बहुत क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो बच्चों एक चीज़ बता दूं कि इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, हम अपर लेवल तक जाएंगे और आपको सारे फंडे क्लियर होना चाहिए, है ना, हर चीज़ फील होनी जरूरी है। तो एक चीज़ समझिएगा, बॉन्डिंग में जैसे आपने देखा कि एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं। बच्चों देखिए, हर एटम्स चाहता है अनस्टेबल से स्टेबल स्टेट में आना, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आना। ये ऐसे एटम नहीं, हर सिस्टम चाहता है, मैं हूं चाहे आप हो, चाहे होल यूनिवर्स में कोई भी सिस्टम उधर मूव करता है जहां पर उसको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है ना। तो हर एटम चाहता है अनस्टेबल से स्टेबल स्टेट में आना और हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आना, है ना। भाई आप तैयारी क्यों कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि बहुत बड़े इंजीनियर्स और डॉक्टर बन जाए, तो आपका फ्यूचर क्या हो, स्टेबलाइज हो, आप स्टेबलाइज हो, आपकी पहचान हो, है ना, आपकी अपनी अलग आइडेंटिटी हो, है ना। तो वही चीज है, सबके साथ यही चीज है। तो फाइनली समझिएगा, एटम्स जो है चाहता है स्टेबलाइज होना। तो एटम्स अगर स्टेबल तब होता है जब उसके जनरली देखा गया कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट है यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो एटम्स क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एटम्स जो है या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों आयनिक बॉन्ड, है ना। तो होता क्या है कि दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है? बहुत ध्यान समझिएगा, हम लोग बिल्कुल हर पार्ट को बहुत बेसिक से लेकर चलेंगे। देखिए, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, यहां से हम अगर बात करें तो आयनिक बॉन्ड है क्या, इसको आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो दो एटम्स के बीच में, ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू एटम बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो है ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। आप बहुत ध्यान समझिएगा, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ P है और Q है। देखिए, जैसे हम लोग यहां से बात करेंगे P और Q, है ना। तो मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का P का जो है 2, 8 और 1 है। अब देखिए ये P क्या है, अपने आप में अनस्टेबल है ना, क्योंकि इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर हम Q की बात करें, मान लीजिए मेरे पास Q के पास ऐसा कुछ है 2, 8 और 7 है, तो आप देखिए Q भी अपने आप में अनस्टेबल है क्योंकि इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब दोनों एटम चाहते हैं अपने आप को स्टेबलाइज करना, तो ऐसे में या तो Q से इलेक्ट्रॉन P को दे दे या जो है P 1 इलेक्ट्रॉन Q को दे दे। तो एक बात समझिएगा कि यहां से Q का लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जिस एटम्स के लास्ट में 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जिस एटम्स के लास्ट यानी वैलेंसी सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होते हैं। तो ऐसे एटम्स की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन जो है 7 या 6 है, इनमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसे में P क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। ये अगर देखें तो P यहां पर जो है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन, देखिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन, गौर देखिए हाफ एरो दिखाया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। तो जब ट्रांसफर करेगा तो P पर क्या होगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और Q पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, है ना। अगर नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आप देखिएगा यहां से नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 8, और यहां क्या आएगा 2, 8 और 8। आप गौर देखिए, तो ऐसे मोमेंट में देखिए 2, 8 आ गया, 2, 8, 8 आ गया, यानी P के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और Q के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों स्टेबलाइज हो गए। तो इस तरह दोनों स्टेबलाइज हुए, तो बॉन्ड जो बना उसे बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। तो बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू एटम, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू एटम, है ना, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना। ये तो मैंने डिफिनेशन दी, हम कुछ एग्जांपल्स देकर इसको समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे हमने सोडियम लिया, जैसे मैं आपको बता दूं फर्स्ट ए और सेकेंड ए के जो एलिमेंट्स होते हैं जनरली जो है मतलब कह सकते सभी एक्सेप्ट बेरिलियम आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं ना। तो ऑल एटम्स है ना, ऑल एटम्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ए, ठीक है, एक्सेप्ट बेरिलियम, एक्सेप्ट बेरिलियम, है ना, क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं।
आप गौर से देखिए इसको, है ना, सोडियम मैंने लिया। अगर सोडियम की अगर बात की जाए तो देखिए यहां से सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा 211, है ना, तो 281। क्लोरीन का कितना होता है बेटा बच्चों एटॉमिक नंबर, सभी को मालूम है 17, है ना, तो क्या आएगा 2, 8 और 7। बाई चांस देखिए तो ऊपर वाला एग्जाम्पल हो गया, है ना। अब ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है, तो यहां पर क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा। जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो सोडियम +1 हो गया Na प्लस, और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो Cl माइनस हो गया। इसका नया जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2 और 8, और ये आएगा 2, 8 और 8। देखिए ये आपका NaCl मॉलिक्यूल बन गया। मतलब आप अगर देखें तो यहां से जो है NaCl मॉलिक्यूल हो गया। देखिए ये NaCl मॉलिक्यूल बना। तो एक बात अंडरस्टूड है कि यहां पर +1 है, यहां पर -1 है, और ये आयनिक बॉन्ड बन रहा है, इसलिए आयनिक कंपाउंड कहा जाएगा। अगर आप देखिए हम MgO को फॉर्मेशन देख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ MgO, है ना। MgO की अगर बात की जाए, MgO आप बहुत ही गौर से देखें, एटॉमिक नंबर जो है Mg का 12 होता है, तो 2, 8 और 2 देख रहे हैं आप। और ऑक्सीजन का जो है 8 होता है, तो 2 और 6 देख रहे हैं आप, गौर से देखिएगा। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी सेल में, इसके पास वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों अनस्टेबल हैं। ऐसे में स्टेबलाइज होने के लिए जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए ऐसे, ये फुल एरो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ हाफ एरो मींस 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन Mg ने ट्रांसफर किए, है ना। तो ट्रांसफर करने पर क्या हुआ, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो Mg पर +2 चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो ऑक्सीजन पे -2 आ जाएगा। इस तरह जो नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा दोनों का वो बच्चों होगा 2, 8, देखिए 2, 8, ठीक है, और यहां क्या आएगा 2 और 8। अब दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। इस तरह MgO मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो गया ना, ये आयनिक कंपाउंड है। हम लोग बहुत एग्जांपल ले सकते हैं ना, जैसे हम बात करें MgCl2, है ना, हम लोग यहां से देखते हैं MgCl2 का फॉर्मेशन या NaH का फॉर्मेशन। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ NaH, देखिए जैसे आपको बता दूं, कई जगह आप देखेंगे कि जो एटम्स हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन जैसा हाइड्रोजन है वो फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, तो आपको बता दूं वो एक ही इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन में स्टेबलाइज हो जाता है। फर्स्ट सेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको स्टेबल होने के लिए, तो ऐसे में वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर ही स्टेबलाइज हो जाता है ना, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ NaH देख रहे हैं ना, NaH, देखिए हम अगर देखें फॉर्मेशन ऑफ NaH, देखिए Na है और यहां से ये H है। अगर आप देखेंगे तो Na के पास जो है 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8 और 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 281। हाइड्रोजन के पास 1 होता है तो 1 हो गया। इसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसके पास सेल एक ही है ना, और इसके से 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देखिए ऐसे ट्रांसफर कर रहा है। जब Na ने 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो ऑब्वियस है, नो डाउट Na पर क्या होगा, एक प्लस चार्ज हो जाएगा बच्चों, Na पर एक प्लस चार्ज हो गया, और H ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो H पर एक माइनस चार्ज हो जाएगा ना। यहां पर H जो है माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मेसो सोडियम हाइड्राइड बोलते हैं ना, H को अगर माइनस चार्ज है तो यहां पर देखें सोडियम हाइड्राइड, इसको आप सिंपल सा बोलेंगे NaH, है ना। और इसमें जो है हम अगर देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करी जाए तो नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, यहाँ 2, मतलब हाइड्रोजन के पास एक ही सेल्स है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो अपने आप में स्टेबल हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकते, है ना। ऐसे ही हम MgCl2 का फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, ठीक है। देखिए MgCl2, ऐसे हम लोग हजारों एग्जांपल ले सकते हैं, तो मैं डिफाइन कर रहा हूं तो इसलिए कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं बच्चों, जिससे अंतर आत्मा क्लियर हो पाए कि कैसे आयनिक बॉन्ड बन रहा है ना। आप Mg को देखिए, ये तो दिख रहा है कि Mg सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट है, सोडियम फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करने वाले हैं। अगर हम देखें तो यहां से जो है जैसे आप देखेंगे Mg है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, यहां मैंने लिखा Mg है और ये Cl है और ये Cl, देखिए ऐसे क्वेश्चन में लिखा। अब देखिए इसका जो कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 12 होता है, 2, 8 और 2, यहां पर 17 है एटॉमिक नंबर, तो 287, और Cl का क्या होगा 287। अगर आप इन तीनों एटम को देखिए, तीनों ही अपने आप में अनस्टेबल है। Mg के पास लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है।
अब Mg को Cl को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो काम हो जाए, इस Cl को भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो काम हो जाए, Mg 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसका काम हो जाए। तो ऐसे में जो है आपको बता दूं ये एक इलेक्ट्रॉन देखिए इस Cl को ट्रांसफर करेगा, Mg एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को ट्रांसफर करेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, एक इस Cl को एक इस Cl को। तो इसमें अगर आप देखें तो जो फॉर्मेशन होगा, आप देखिए अगर हम देखें गौर से देखिएगा, Mg है और ये Cl है और ये Cl, ठीक है। तो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, ठीक है, तो इस पर +2 चार्ज आएगा। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए -1 चार्ज आएगा, इस Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो -1 चार्ज आ गया। इसका नया इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2 8 और 7, देखिए 287 सॉरी 287 तो 288 है ना, और यहाँ जो है हम देखेंगे 2 8 और 8, एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है ना, ध्यान रखिएगा 8, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो उसका 10 इलेक्ट्रॉन बचे तो 2 8 है ना। अब देखिए ये भी स्टेबलाइज हो गया, ये भी स्टेबलाइज हो गया, ये भी स्टेबलाइज हो गया, तो मतलब कुल मिला के MgCl2 का फॉर्मेशन हुआ। तो हमें यहाँ से आइडिया है, ठीक है, कि एक्चुअली आयनिक बॉन्ड होता क्या है ना, वो कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं उन्हें आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो एक बात फिर से समझिएगा, दो परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, दो परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे हम आयनिक बंध कहते हैं। फिर सुनिएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू एटम बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू एटम बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर, वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध कहते हैं। तो हमने तो देख लिया खैर आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इसकी डिफिनेशन बच्चों देख ली, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में फेवरेबल कंडीशंस क्या है। भाई हमें मालूम है कि ठीक है दोनों एटम्स का स्टेबलाइज होना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, बिल्कुल सही है, लेकिन जो है फेवरेबल कंडीशंस क्या है। फेवरेबल कंडीशन का मतलब बच्चों होता है जो सिस्टम को सपोर्ट करता हो। आयनिक बॉन्ड के लिए फेवरेबल कंडीशन अलग होगी, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए अलग होगी, मेटालिक बॉन्ड के लिए अलग होगी, क्योंकि हर का एनवायरमेंट अलग अलग, रिक्वायरमेंट अलग अलग, उस हिसाब से फेवरेबल कंडीशन जो है वो भी अलग अलग, यानी सकारात्मक शर्तें अलग अलग है ना। तो अगर हम बात करें फेवरेबल कंडीशन, आप मेरे लोग समझ रहे होंगे बच्चों, जैसे अगर बात की जाए एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए फेवरेबल कंडीशन अलग होती है, और एक क्रिमिनल है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन अलग है। एक स्टूडेंट को जो है बुक्स मिल जाए तो फेवरेबल, पेन मार्कर मिल जाए तो फेवरेबल, टेबल चेयर मिल जाए तो फेवरेबल, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिल जाए तो फेवरेबल, पीने के लिए उसको जो है मिल्क मिल जाए या कॉफी चाय मिल जाए तो फेवरेबल। लेकिन अगर हम किसी क्रिमिनल को बुक्स दे दे तो अनफेवरेबल। भाई बुक्स क्या करेगा, उसको पेन दे दीजिए, अनफेवरेबल। भाई इसी पढ़ाई ना करने से तो क्रिमिनल बना है वो, तो जो है उसके लिए तो अनफेवरेबल हो गई होगा। अगर वो पढ़ाई कर रहा होता तो उसको जरूरत ही क्या थी क्रिमिनल बनने की है, क्रिमिनल बनने की है ना। तो फाइनली उसके लिए क्या है, अनफेवरेबल। आप उसको पढ़ने के लिए चेयर टेबल दे दीजिए, अनफेवरेबल। उसको आप पीने के लिए दूध दे दीजिए, अनफेवरेबल, छत से कूद जाएगा वो। अब उसको आप दे दीजिए, है ना, अल्कोहल दे दीजिए, फेवरेबल, बियर दे दीजिए, फेवरेबल, सिगरेट दे दीजिए, फेवरेबल, है ना। तो वो क्या है कि उसका ट्रैक अलग है। उसको मार्कर कीजिए आप, रामपुरी दे दीजिए, फेवरेबल, या गन दे दीजिए, फेवरेबल, है ना। तो मतलब उसके लिए जो है रिक्वायरमेंट अलग अलग है। उसको साफ सुथरा कमरा दे दीजिए, सो नहीं पाएगा रात भर। क्यों? क्योंकि उसकी हैबिट पड़ी है गंदी जगह सोने की। कूड़े कबाड़े में पड़ा रहेगा तो उसको नींद अच्छी आएगी, क्योंकि उसी जगह से निकल कर आया है वो। लेकिन अगर स्टूडेंट को आप कूड़ा कबाड़ा दे देंगे तो नहीं सो पाएगा, उसे एक बेड चाहिए साफ सुथरा, चद्दर धुल की दे दीजिए, आप आराम सोएगा, है ना। दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है बच्चों। तो वैसे ही आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो सपोर्ट सिस्टम करता है, उसे हम बोलते हैं फेवरेबल कंडीशंस। इसमें क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, जो भी मैं कहानी सुना रहा हूं इन सब में क्वेश्चन हमेशा फ्रेम होते रहे और फ्रेम होते रहेंगे, इसलिए अंतर आत्मा का क्लियर होना जरूरी बच्चों। बड़े आराम से कहानी सुनेगा और समझिएगा कॉन्सेप्ट को। तो आपको बता दूं 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है फेवरेबल के लिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी। ये 3 फैक्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फेवरेबल कंडीशंस के लिए। तो हम लोग देखते हैं है क्या, बहुत ध्यान समझिएगा। हम देखें पहला अगर हम डिस्कस करें आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसमें जो है हम देखते हैं आयन, फर्स्ट पॉइंट जो है हम अगर देखें तो आयनाइजेशन फर्स्ट। देखिए फर्स्ट पॉइंट है ना, आयनाइजेशन।
पोटेंशियल, ठीक है। देखिए शॉर्टकट में जो है या आयनेशन एनर्जी कह दीजिए, है ना, पोटेंशियल या एनर्जी कह दीजिए, तो आयनेशन पोटेंशियल को आईपी कहते हैं और आयनेशन एनर्जी को आईई शॉर्टकट में लिखते हैं। तो एक्चुअली आपको बता दूं कि जो है आईपी होता क्या है। देखिए सिंपल सा आईपी या आयनेशन एनर्जी होता क्या है, तो आप बहुत ध्यान समझिएगा। अगर कोई एटम्स है आइसोलेटेड, है ना, आइसोलेटेड गैसेस सिस्टम, आइसोलेटेड का मतलब होता है कि उस एटम का किसी भी तरह से इंटरेक्शन या अट्रैक्शन दूसरे एटम से ना हो रहा हो। तो आइसोलेटेड हो और गैसेस सिस्टम हो, आइसोलेटेड गैसेस सिस्टम के वैलेंसी सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है उसे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। या कहेंगे जो एनर्जी दी जाती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। दोनों चीज एक ही है, ठीक है। एक जगह पोटेंशियल अप्लाई किया, एक जगह एनर्जी अप्लाई किया, दोनों तो जो है मीनिंग नियरली आप समझ लीजिए एक जैसी है। तो सिंपल सा आइसोलेटेड गैसेस सिस्टम से, आइसोलेटेड गैसेस सिस्टम के वैलेंसी सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, या जो पोटेंशियल लगाया जाता है उसे आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। बच्चों देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं, ये P है और ये आइसोलेटेड गैसेस सिस्टम है। अब देखिए इसमें वैलेंसी सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो +1 चार्ज आ गया, ठीक है। और एक बात तो कंफर्म है कि जो है इसमें एनर्जी जो दी गई, यानी यहां से -x लगाया जाएगा क्योंकि एनर्जी दी जा रही है, या पोटेंशियल लगाया जाएगा। तो आपको बता दूं ये प्रोसेस जनरली क्या है, एंडोथर्मिक है ना, एंडो मतलब एंडोथर्मिक क्यों है, क्योंकि इसको एनर्जी दी जा रही है, ठीक है, या पोटेंशियल अप्लाई किया जा रहा है। इसको हम लिखते हैं आईपी या फिर आईई, है ना, ये +x आ जाएगा ना। तो यहां से आपको बता दूं कि आइसोलेटेड गैसेस एटम के वैलेंसी सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी गई उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इसको हम लोग ऐसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, किस पॉइंट पे कैसे वेरिएशन हो रहा है, सीरीज में जाने पे कैसे जो है वेरिएशन हो रहा है, ग्रुप में, पीरियड्स में, हर तरह से वेरिएशन हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे ना। अभी केवल नॉर्मल यूज करना है इसलिए हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो देखिए यहां से जो है आईपी की हम बात कर रहे थे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है क्या होती है बता दिया। एक बात तो कंफर्म है, फेवरेबल का मतलब समझ रहे ना, जो सपोर्ट करता हो। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन निकालता है और एक एटम होता है इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देने वाला हो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे तो फेवरेबल, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है जल्दी इलेक्ट्रॉन ले ले तो भी फेवरेबल। तो फाइनली अगर देखिए जैसे हमने कहा ना, ये न्यूक्लियस है और ये वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए निकालना है बाहर, ठीक है। तो आपको बता दें कि इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए जो आईपी लगाया गया ना, इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, जो आईपी एनर्जी दी गई उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो एक बात तो है कि अगर हम एनर्जी कम दें, अगर एनर्जी कम दें और इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो फेवरेबल, से एनर्जी कम दें और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो फेवरेबल, ठीक है ना। और ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं और फिर इलेक्ट्रॉन निकला तो अनफेवरेबल। आयनिक बॉन्ड जल्दी बन जाए, कैसे बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन जल्दी निकालेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकालेगा तो अनफेवरेबल। भाई सिंपल सी बात है, जो रिक्वायरमेंट है वो जल्दी हो जाए, कम एनर्जी में हो जाए। मान लीजिए एक बच्चे को मैंने बोला बेटा पढ़ाई कर लो लाइफ बन जाएगी, या उसके फादर ने बोला बेटा पढ़ाई कर लो लाइफ बन जाएगी, बच्चे ने समझ लिया और तुरंत पढ़ने लगा, क्या हो गया, फेवरेबल। एक बच्चे से बोला गया, बोला फादर ने बेटा पढ़ाई कर लो लाइफ बन जाएगी, बच्चा एक कान सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है, बैठा आराम से। तो देखिए क्या है कि ये पॉइंट क्या, ये जो है क्या अनफेवरेबल है। अब उन्होंने क्या हो रहा है, रामपुरी निकाल लिया, बेटा पढ़ाई कर लो लाइफ बन जाएगी, तो उसने काम किया, तो क्या थोड़ा एनर्जी लगानी पड़ी। फिर एक बच्चा है उसमें भी तैयार नहीं हो रहा है, तो पापा ने 41 निकाल ली, बेटा पढ़ाई कर लो लाइफ बन जाएगी, पूरे मोहल्ले में जो है शान हो जाएगी, रिश्तेदारों में शान हो जाएगी, और मैं जो है बड़े सम्मान से चलूंगा। बेटा कुछ मान गया, चलो फिर भी चलो ठीक है, थोड़ी एनर्जी लगाने में मान गया। लेकिन कुछ महान आत्मा होते हैं जो तब भी नहीं मानते। तो ऐसे मोमेंट में अब उन्होंने क्या किया, मिसाइल उठा ली कि बेटा पढ़ाई कर लो लाइफ बन जाएगी। तो देख रहे हैं हर मोमेंट में क्या है, एनर्जी बढ़ती जा रही है, और जितनी ज्यादा एनर्जी लग रही है उतना अनफेवरेबल। वही चीज यहां पे है, अगर हमने कम एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन निकल गया तो फेवरेबल, और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकला तो अनफेवरेबल। तो एक बात तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, है ना। अगर आयनाइजेशन एनर्जी जो है कैटायन की लो होगी तो फेवरेबल होगा, है ना। तो सिंपल सा आईपी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी एक ही बात है,
शुड बी लो, है ना, जितना लो होगा उतना फेवरेबल, है ना, शुड बी लो। तो हमें ये आइडिया हो गया। हमें एक बात तो मालूम है कि अगर देखें प्रेडिक्ट टेबल में हम बात कर रहे हैं तो ये हमें आइडिया है, बहुत ध्यान समझिएगा। ये हमें मालूम है कि यहां से नीचे से ऊपर और लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी बढ़ता है ना, आईपी इंक्रीज करता है। तो जो है एक बात तो कंफर्म है, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन बढ़ जाएगी, है ना। तो मतलब कुल मिला के फाइनली अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये ऐसे आते हैं, ठीक है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, यानी आयनिक जो है कैरेक्टरिस्टिक इसमें ज्यादा होगी। जैसे हम लोग लेते हैं, देखिए जैसे हमने लिया Li, है ना, LiCl, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, लिथियम सोडियम पोटेशियम, रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। अगर आप देखें ये 5 जो है आयनिक कंपाउंड हैं और इसमें पूछा जा रहा है बताइए किसमें जो है आयनिक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होगी। तो एक बात तो आपको मालूम है कि नीचे से ऊपर आईपी बढ़ रहा है, भाई Cl Ni तो सब में सेम है। सबसे ज्यादा आईपी किसका है, लिथियम का। सबसे कम आईपी किसका, सीजियम का। इसका आईपी लो होता है और सबसे ज्यादा आयनिक शो करता है। तो हम ऊपर से अगर नीचे आते हैं तो ऐसे में आयनिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ जाती है, यानी सबसे ज्यादा सीजियम क्लोराइड जो है ज्यादा आयनिक होगा, उससे कम रुबिडियम क्लोराइड होगा, उससे कम पोटेशियम क्लोराइड होगा, उससे कम सोडियम क्लोराइड, उससे कम लिथियम क्लोराइड। तो यहां से आप ये भी बता सकते हैं कि आयनिक कैरेक्टरिस्टिक किसमें ज्यादा है या स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड किसमें बन रहा है। तो सीजियम क्लोराइड में स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे में और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम लोग जो है बात कर रहे हैं बेरिलियम, है ना, बी है BeCl2, MgCl2, CaCl2, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम, SrCl2 और BaCl2, है ना, बेरियम क्लोराइड। इन अगर कंपाउंड को देखें आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा तो सेम वे आयनिक कैरेक्टरिस्टिक जो है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगी। रीजन कि यहां बेरिलियम का आयनिक पोटेंशियल, आयनेशन पोटेंशियल जो है कम होता है और बेरिलियम का आयनेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कि इन पांचों में किसमें आयनिक स्ट्रेंथ या आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ या आयनिक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होगी। तो आप कमेंट्स कर सकते हैं आईपी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखिए सेकंड पॉइंट्स बात करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक बात तो कंफर्म हो गई कि आईपी शुड बी लो, है ना, फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, हम जो है बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर है? देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। हम अगर बात करें जो है देखिएगा, हम ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम बात करेंगे। देखिए जैसे जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हम बात करें, इसको हम लोग शॉर्टकट में EA लिखते हैं या इसको हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और दूसरा जो है लेटिस एनर्जी की हम बात करेंगे, लेटिस एनर्जी शॉर्टकट में हम LE लिखते हैं। देखिए जनरली हम केवल इसमें डिफाइन कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करनी है, इसलिए डिटेल में इसकी बात हम लोग प्रेडिक्टिव पेपर में करेंगे, लेकिन इतने में काम हो जाता है अपना। देखिए होता क्या है, हम अगर देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है, तो आप समझिएगा बच्चों, आइसोलेटेड गैसेस एटम के द्वारा वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन लेने पर जो एनर्जी निकलती है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं या उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। आइसोलेटेड गैसेस एटम के वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होने में जो एनर्जी निकलती है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। तो देखिए यहां से हम अगर देखें तो ये जनरली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ना। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक होता है, सेकंड थर्ड की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहां पर इसी से मेरा काम हो जाएगा। तो आपको बता दें जनरली क्या होता है, हमने बोला ना कि ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक, है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब देखिए जैसे हम लोग बात करें तो जैसे हमने कहा क्यू है ना, यहां से हम लोग ले रहे हैं क्यू है ना, ये आइसोलेटेड गैस सिस्टम है, हम आइसोलेटेड बता चुके बच्चों, है ना, क्या होता है। तो ये इस क्यू में अगर वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन, है ना, एब्जॉर्ब करने में, जैसे क्यू है ये गैसेस था, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस चार्ज आ गया, जो एनर्जी निकल रही है
उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये क्या है, माइनस एक्स है ना, साइन बदल जाएगा। तो एक बात तो कंफर्म हो गई है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, अगर एनर्जी निकल रही है, देखिए सिस्टम में एनर्जी निकल रही है तो उतनी कम बचेगी, और जितनी कम बचेगी उतना ज्यादा फेवरेबल। कोई भी सिस्टम तब ज्यादा स्टेबल होता है जब उसके पास एनर्जी कम होती है। जितनी ज्यादा एनर्जी निकाल देंगे उतना फेवरेबल। भाई स्टूडेंट के लिए भी जितना ज्यादा पढ़ के एनर्जी निकाल दें उतना फेवरेबल, लेकिन डायरेक्शन सही होनी चाहिए। ये नहीं कि जो है पता चला सड़क पे टहल के एनर्जी निकाल रहे हैं, घर में डांस कर करके एनर्जी निकाले जा रहे हैं ना। तो मतलब एनर्जी का डायरेक्शन सही होना चाहिए। खैर इस पर भी डिस्कशन बाद में करेंगे हम लोग, लेकिन अभी देखिए जितना इलेक्ट्रॉन मतलब जितना सिस्टम या एटम से एनर्जी निकालेगा उतना ये फेवरेबल हो जाएगा। अब देखिए यहां हम अगर बात करें तो एक बात समझिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा एनर्जी निकालेगा यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी हाई। तो चलो देखिए यहां से क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी हाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई, है ना, शुड बी हाई। तो इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन में पहला था क्या, आईपी शुड बी लो एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी हाई। वैसे हमें आइडिया है कि जनरली मैंने बताया इसको हम लोग डिस्कशन बहुत डिटेल में पीरियोडिक प्रॉपर्टी में करेंगे। इवन हर एस ब्लॉक के ग्रुप में बात करेंगे, पी ब्लॉक के ग्रुप में बात करेंगे, डी ब्लॉक के ग्रुप में बात करेंगे। तो जो है जैसे हम अगर बात करें तो यहां से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है नीचे से ऊपर ऐसे जाते हैं तो बढ़ती है ना, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सीक्वेंस इस तरह वेरी करता है। तो हमने सेकंड पॉइंट भी देख लिया, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, लैटिस एनर्जी। तो जो लैटिस एनर्जी की हम अगर बात करें तो लैटिस एनर्जी क्या है आप समझिएगा। देखिए है क्या, पहले मीनिंग समझ लीजिए तभी आप कमेंट्स कर पाएंगे कि लो होनी चाहिए या हाई होनी चाहिए। और वैसे लैटिस एनर्जी पे हम लोग बहुत बड़ा लेक्चर भी लेंगे, देखिए डिटेल में आधे घंटे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है फेवरेबल कंडीशन देखनी है तो डिफाइन करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो होता क्या है कि लैटिस एनर्जी क्या है, जैसे कोई आयनिक कंपाउंड है फॉर्म कर रहे हैं, तो जब आयनिक कंपाउंड का 1 मोल फॉर्म करते हैं उनके करस्पॉन्डिंग आयंस के द्वारा, तो जो एनर्जी निकलती है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, सॉरी लैटिस एनर्जी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक बता चुका हूं, चाहे तो आप एक बार देख लीजिए। जैसे यहां पर हम देखें ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हमें मालूम है थर्ड की एनर्जी ज्यादा होती है, सेकेंड कम और फर्स्ट की एनर्जी और कम। ये इलेक्ट्रॉन बाहर है, इसकी एनर्जी और ज्यादा है ना। मान लीजिए इसकी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है थर्ड सेल की, और इसकी मान लीजिए हमने कहा 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, बाहर तो एनर्जी ज्यादा होगी। जब ये लास्ट सेल में इंटर करेगा तो ऑब्वियसली जितनी एनर्जी एक्स्ट्रा यानी 5 ये बाहर निकल जाएगी ना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो एनर्जी निकल रही है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कही जाती है। इसलिए मैंने बता दिया, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये एक्सोथर्मिक है कैसे, है ना, तो समझिएगा। अब आते हैं लैटिस एनर्जी पे ना। तो आप देखिए जैसे हमने बोला कि जो है आयनिक कंपाउंड है, मान लीजिए पी और क्यू है ना, ये आयनिक कंपाउंड पी प्लस क्यू माइनस, या फिर Na प्लस और Cl माइनस, कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लीजिए। तो आयनिक कंपाउंड का 1 मोल है ना, 1 मोल फॉर्म करने के लिए इनके जो है करस्पॉन्डिंग आयंस के द्वारा, करस्पॉन्डिंग आयंस क्या है, P प्लस, ठीक है, और Q माइनस है ना। तो करस्पॉन्डिंग आयंस के द्वारा जो एनर्जी निकलती है ना, जो एनर्जी निकल रही पर मोल, उसे हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक बात तो कंफर्म है कि लैटिस एनर्जी क्या होगी, जो है 1 मोल आयनिक मॉलिक्यूल बनाने के लिए उनके करस्पॉन्डिंग आइसोलेटेड गैसेस आयंस द्वारा जो एनर्जी निकलेगी उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। वैसे आपको बता दें फैक्टर्स जो डिसाइड करता है साइज एंड चार्ज, 2 फैक्टर्स होते हैं जो लैटिस एनर्जी डिसाइड करते हैं। साइज शुड बी स्मॉल एंड चार्ज शुड बी हाई, है ना, या लार्ज। तो ये दोनों फैक्टर्स बेसिस पे हम कमेंट्स करते हैं कि किस आयनिक मॉलिक्यूल की लैटिस एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी एंड अदर फैक्टर्स में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन चूंकि हम अभी पढ़ रहे हैं आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं, तो उसके विषय में थोड़ा सा हम लोग कम पार्ट जो करेक्टरिस्टिक को कम लेके, जितना रिक्वायरमेंट उतना लेके आगे बढ़ेंगे, है ना। मतलब मेंस एडवांस नीट के लिए इतना सफिशिएंट होगा इस जगह। अब देखिए हम लोग जब यहां से हमें आइडिया है, तो लैटिस एनर्जी क्या है, एनर्जी निकल रही है, फिर वही बात आ गई। अब आप लोग को मालूम है एनर्जी निकल रही है, तो जितनी ज्यादा निकल जाएगी उतना फेवरेबल, जितनी एनर्जी निकल गई उतना फेवरेबल। तो आप देखिए लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई होना चाहिए, निकल गई उतने फेवरेबल। तो आयनिक कंपाउंड की जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी
उतना आयनिक कंपाउंड क्या होगा, उतना ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स करेगा या उसकी स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो लैटिस एनर्जी शुड बी हाई, है ना, लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। तो ये जैसे हमने देखा हम लोग यहां से आइडिया। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लैटिस एनर्जी के बाद हम यहां से बात करेंगे फेवरेबल कंडीशंस देखने के बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड। मतलब हम लोग आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी पूरी कहानी अंदर तक मालूम होनी चाहिए बेसिक। ये थोड़ी कि डिफिनेशन पढ़ी है आगे बढ़ गए, हमको रफ व्यूज तो क्लियर होना चाहिए कि जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि हम हजारों जगह एप्लीकेशंस लेंगे, वहां पर हम लोग उसको अप्लाई करेंगे, है ना, जो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में, तो हमें आइडिया होना जरूरी है ना। यहाँ हम सारी प्योर आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं और कोई भी आयनिक कंपाउंड में प्योर ना करके कोई ना कोई उसमें कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी आ जाती है ना, कैसे आती है वो फैजान स्टूल में बताएंगे। लेकिन अभी हम लोग आयनिक की कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे बच्चों कि जो है सिंपल सा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड, है ना। देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड में हम अगर बात करें तो पहला पॉइंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर लेंगे, दूसरा हम बीपीएमपी की बात करेंगे। तो यहां से जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड है ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखिए आपको बता दूं होता क्या है, हर चीज को बहुत ही माइन्यूटली जो है एनालिसिस किया जाता है। तो फाइन पार्टिकल या बहुत ही माइन्यूट स्मॉल माइक्रो पार्टिकल जो है हम लोग एनालिसिस करना हो तो उसके लिए हम लोग जो है रेज मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ एक्स रेज से जनरली हम लोगों ने देखा, हमने क्या मतलब साइंटिस्ट लोगों ने देखा, ठीक है। तो इसमें साइंटिस्ट ने देखा और बताया कि एक्स रेज से देखने के बाद जो है देखा कि इसकी जो है स्मॉलेस्ट यूनिट, आयनिक कंपाउंड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी, स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, वो आयंस होती है और ये रियल फोर्स से बंधे होते हैं। जैसे हमने बात की, देखिए इसके मान लीजिए हमने NaCl, P है प्लस और Q है ना, तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ये आयंस है। और जैसे हमने लिया NaCl, Na प्लस और Cl माइनस है ना, तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, आयंस होगी, है ना। देखिए जैसे हम देखें तो ये एक इंडिविजुअल यूनिट्स है ना, ये इंडिविजुअल यूनिट्स है ना, तो ये इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, आयंस होती है। इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, आयंस है ना। और ये किस फोर्स से बंधे हुए हैं, भाई बॉन्ड बन रहा है तो कोई ना कोई फोर्स लग ही रहा होगा। तो ये चार्ज है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, तो ये रियल चार्ज है, रियल चार्ज की वजह से रियल फोर्स लगेगा और उस रियल फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कूलम्बिक फोर्स। आप लोगों ने फिजिक्स में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, ठीक है। तो यहां से हम लोग अगर बात करें तो यहां पर रियल चार्ज है जिसकी वजह से रियल फोर्स लग रहा है और इस रियल फोर्स को जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, स्टैटिक फोर्स है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्बिक फोर्स कहते हैं, कूलम्बिक, ठीक है। इसको इलेक्ट्रिक कूलम्बिक फोर्स कहा जाता है, समझिएगा बच्चों, है ना। एक बात तो कंफर्म है कि जैसे दो चार्ज है, मान लीजिए प्लस Q और माइनस Q, या इसको जो है यहां हमने कहा प्लस Q है ना और माइनस Q, दो चार्ज हैं और इनके बीच डिस्टेंस अगर R है ना, तो जो कूलम्ब फोर्स होता है इफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 चार्ज है मान लीजिए, तो Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो है R²। इसको मिलाएंगे ना तो यहां से आएगा F इक्वल टू, डायरेक्टली कैसे हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R²। ये कूलम्बिक फोर्स लग रहा है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है मीडियम क्या है, यानी P और Q एटम है, इनके बीच में मीडियम क्या है, या कोई भी दो चार्ज उनके बीच में मीडियम क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या है कि इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो आयंस है। अभी आप कोवेलेंट कंपाउंड में पढ़ेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड में स्मॉलेस्ट यूनिट जो है मॉलिक्यूल होती है और आयनिक कंपाउंड में स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, आयंस होती है।
और ये रियल फोर्स से बने हैं, और रियल फोर्स हमेशा स्ट्रांग होता है, ध्यान रखिएगा। रियल फोर्स, इमेजिनरी फोर्स में रियल फोर्स हमेशा स्ट्रांग होगा। आपने किसी को सामने एक थप्पड़ लगाया घुमा के, रियल फोर्स लगा, स्ट्रांग है, और किसी को मन में सोचा कि एक थप्पड़ लगा रहे हैं तो इमेजिनरी फोर्स है, वीक है। तो ऑब्वियसली किसकी चोट ज्यादा लगेगी? जिसको घुमा के दिया रियल, तो उसमें ज्यादा चोट लगेगी, हमेशा ही ऐसा होता है। मान लीजिए एक बंदे के पास दो जो है BMW गाड़ी है, और एक बंदे के पास कोई गाड़ी नहीं है, दोनों को दिल्ली से कानपुर आना है मान लीजिए। तो अब क्या है, जो है जिसके पास कार नहीं है वो भी अनस्टेबल, क्योंकि पैदल कैसे है, और जिसके पास दो BMW है वो भी अनस्टेबल, क्योंकि जो है एक गाड़ी बैठ के आएगा, दूसरे को सर पे रख के तो लाएगा नहीं। ऐसे में क्या करेगा, जिसके पास दो BMW हो, एक BMW ट्रांसफर करेगा दूसरे को, और दोनों ही गाना सुनते हुए दिल्ली से कानपुर। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिसके पास BMW नहीं थी, जिसको ट्रांसफर दी गई है, वो गाड़ी लेके भाग नहीं सकता, क्योंकि भाई गाड़ी तो नाम दूसरे के है। तो इनके बीच में क्या एक रियल फोर्स लग गया, स्ट्रांग फोर्स लग गया, है ना। वैसे ही यहां पर रियल फोर्स है, और इमेजिनरी फोर्स में जो है वो फोर्स वीक होता है। तो आपको बता दूं, ये स्ट्रांग फोर्स है ना, अगर हम देखें ये रियल फोर्स है और स्ट्रांग फोर्स होता है ना, स्ट्रांग फोर्स। तो बच्चों यहां से आप समझिएगा, स्ट्रांग फोर्स की वजह से जो है इनका BP MP हाई होता है। एक बात तो कंफर्म हो गई कि इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ये किस तरह के फोर्स से बंधे होते हैं, ये फोर्स रियल है या इमेजिनरी, तो हमें मालूम है रियल है, स्ट्रांग है, ठीक है। इसलिए हम अगर बात करें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की, जनरली इनका BP और MP क्या होगा, हाई होता है। तो जिनमें भी आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, उनका BP MP क्या होता है, जनरली हाई होता है। तो जो हम जिसे बात करें यहां से बहुत ध्यान समझिएगा, हम आते हैं सेकंड पॉइंट के लिए BP MP। अब थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की बात करने जा रहे हैं ना, कंडक्टिविटी, और इसके बाद हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। तो जो कंडक्टिविटी, तो एक नॉर्मल सा देखिए जो है होता क्या है, जहां पर करंट का फ्लो होता है, यहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो जहां पर करंट का फ्लो होता है उसे बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है। और इस फिनोमिना को, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। करंट फ्लो कैसे होता है, करंट क्या होता है, देखिए, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, है ना। तो जब चार्ज का फ्लो होता है तो करंट फ्लो करती है। तो आपको बता दो कि जो है अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड में अगर देखा जाए, तो जो है आयंस है, इसमें जो है देखिए, जिसे हम वायर में बात करें, वायर में अगर देखा जाए तो वायर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। हमने स्विच ऑन किया, वहां पर लाइट ऑन हो गई, क्यों, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। बात अलग है, यहां इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो तो वहां का इलेक्ट्रॉन भी एक्टिव हो गया, इसलिए लाइट तुरंत जल गई। ये मत सोचिए कि इलेक्ट्रॉन यहां का वहां पहुंचा था लाइट ऑन हुई। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको फिजिक्स वाले पढ़ाएंगे डिटेल में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है और कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो जैसे यहाँ का इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो, वहां का इलेक्ट्रॉन भी एक्टिव हो गया और पहुंच गया, लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसका अपोजिट करंट फ्लो हो रही है। तो उसका जो रेट है इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो का, यानी जो है उसे बोलते करंट। तो यहाँ पे चार्ज कैसे फ्लो रही, इलेक्ट्रॉन के थ्रू, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज कैरियर, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला। भाई हमने बोला ना, चार्ज फ्लो जो होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज फ्लो का जो रेट है उसे हम करंट बोलते हैं। तो चार्ज कैसे फ्लो करेगा, तो यहां इलेक्ट्रॉन जब दौड़ता है तो उसके ऊपर चार्ज है, तो जब दौड़ रहा है तो चार्ज भी दौड़ रहा है। क्लियर है बच्चों। तो यहां पर आयनिक कंपाउंड में ऐसा क्या है कि कोई चीज दौड़ रही है या नहीं, तो बिल्कुल है। देखिए आयनिक कंपाउंड में अगर मॉल्टन स्टेट है, यानी NaCl है या कोई भी मॉल्टन स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, तो ये दूर दूर होंगे और ये फ्री होंगे ज्यादा, तो ये इजिली मूव कर सकते हैं एक दूसरे से जगह से, है ना। तो जब ये आयंस मूव करेंगे तो करंट फ्लो होगी, यानी यहां पर जो है आयंस जो होते हैं चार्ज कैरियर होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर वायर में था, वैसे आयनिक कंपाउंड में आयंस चार्ज कैरियर है। आयंस एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो चार्ज फ्लो होता है। लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में लेंगे तो ये आयंस जो है बहुत पास होंगे, बहुत स्ट्रांगली बंधे होंगे। जब स्ट्रांगली बंधे होंगे तो अलग नहीं हो सकते, और ऐसे मोमेंट में ये नॉन कंडक्टर हो जाते हैं, क्योंकि फ्लो ही नहीं करेंगे, तो चार्ज कैरियर बचे ही नहीं, चार्ज को लेके जाने वाला रहे ही नहीं। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, सॉलिड स्टेट में ना, सॉलिड स्टेट में ना आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में जो है, सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर, ठीक है, नॉन कंडक्टर। बट मॉल्टेन है ना, मॉल्टेन स्टेट में हो, मॉल्टेन फ्यूज स्टेट में हो,
या फिर सोल्यूशन स्टेट में हो ना, एक्वा सोल्यूशन, ठीक है। दो इन सब कंडीशंस में क्या होता है, कंडक्टर होता है, मैंने पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कंडक्टिविटी की अगर बात की जाए तो ये जो है सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर, लेकिन मॉल्टेन या फ्यूज स्टेट में यानी गलित अवस्था में या सोल्यूशन वाटर सोल्यूशन में या एक्वा सोल्यूशन में ये क्या होता है, कंडक्टर होते हैं ना। अब देखिए सॉल्युबिलिटी की हम बात करने जा रहे हैं। सॉल्युबिलिटी जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझ लीजिए। देखिए जैसे हम अगर बात करें, देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं सॉल्युबिलिटी लेने जा रहे हैं, तो जैसे मैं कंटेनर लिया, समझिएगा, और यहां पर सॉल्वेंट ले लिया हमने, ठीक है, ये सॉल्वेंट ले लिया। अब इसमें हम अगर बात करें कोई सॉल्यूट हमने, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि जो है कोई कंपाउंड है PQ है ना, इसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं, और अगर ये डिसॉल्व हो गया तो हम बोलेंगे सॉल्युबल है, अगर डिसॉल्व नहीं हुआ तो हम बोलेंगे इनसॉल्युबल है। ऑब्वियस है, इस जो है इस मॉलिक्यूल को जो है अगर हम इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और डिसॉल्व हो गया तो हम बोलेंगे सॉल्युबल है, और डिसॉल्व नहीं हुआ तो हम बोलेंगे इनसॉल्युबल है, या कम डिसॉल्व हुआ तो हम बोलेंगे कम सॉल्युबल है, अगर ज्यादा डिसॉल्व हुआ तो हम बोलेंगे मोर सॉल्युबल है। तो कुल मिला के जो है आपको बता दूं कि जैसे यहां पर आपको बता दूं सॉल्वेंट जो है पोलर हो सकता है, नॉन पोलर, लेकिन आपको बता दूं कि पोलर सॉल्वेंट में जो है आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, पोलर सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड अगर सॉल्वेंट पोलर होगा तो सॉल्युबल हो जाएंगे। और जो है हम अगर देखें तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना, इसका एग्जांपल जैसे ले सकते हैं, पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं वाटर, और वाटर एक फेमस एग्जांपल है ना, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल है, सब पोलर सॉल्वेंट ही है। और पोलर सॉल्वेंट जनरली, नॉन पोलर सॉल्वेंट की अगर बात की जाए, वैसे पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, जिनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। इसका डिस्कशन हम लोग बहुत इसी टॉपिक में करेंगे दोबारा। तो नॉन पोलर, देखिए नॉन पोलर सॉल्वेंट की हम अगर बात करें, नॉन पोलर सॉल्वेंट, अब देखिए नॉन पोलर सॉल्वेंट की अगर बात करें तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये इनसॉल्युबल होते हैं ना, इनसॉल्युबल। नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक जैसे बेंजीन C6H6 है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एटसेट्रा है ना, ये सभी जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। तो एक्चुअली जो है ये आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते। मैं आपको बता दूं, लेकिन पोलर सॉल्वेंट होता क्या है, इसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए जैसे हम लोग देखते हैं, यहां से हम अगर बात करें, देखिए पोलर सॉल्वेंट की बात करें ना, यहां पे जो है पोलर सॉल्वेंट क्या है आपको बता दूं कि जैसे हम पोलर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं ना, पोलर, तो पोलर सॉल्वेंट या पोलर मॉलिक्यूल, पोलर, इसमें हल्का सा बस आइडिया ले लीजिए। ठीक है, इसका हम लोग जो है डिटेल में इसी बॉन्डिंग में डिटेल में हम पढ़ेंगे, जब कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ चुके होंगे डिटेल में तो वहां पर बात करेंगे। पोलर सॉल्वेंट जैसे जिसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है ना, ये म्यू आर डाइपोल मोमेंट होता है, जीरो ना हो। और नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है आपको बता दो, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होगा, जिनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। और वेक्टर क्वांटिटी पर देखिए, वेक्टर क्वांटिटी होती है डाइपोल मोमेंट। और हम अगर बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वैसे डाइपोल क्या होती है, डाइपोल मोमेंट क्या समझ, पहले तो हमने बोला रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो डाइपोल, देखिए डाइपोल क्या होता है ये तो सब जानते हैं फिजिक्स में, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट इन अ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। जो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लस माइनस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट इन स्मॉल डिस्टेंस, इसे बोलते हैं डाइपोल। और यहां पर एक मोमेंट लगेगा जिसे बोलेंगे डाइपोल मोमेंट, जहां पे डाइपोल होगा वहां मोमेंट लगेगा डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट को हम यहां केमिस्ट्री में म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और फिजिक्स में पी से रिप्रेजेंट करते हैं।
आपको बता दो यहाँ डिस्टेंस जो है, अगर देखें ये डिस्टेंस हमने कहा कि जो है एल है ना, अगर ये डिस्टेंस एल है तो म्यू इक्वल टू जो है डिफाइन कैसे करते हैं डायपोल मोमेंट को, क्यू इंटू एल। ये नहीं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, समझिएगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको बता दूं कि फिजिक्स में तो हम लोग देखिए इसकी डायरेक्शन जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, केमिस्ट्री में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिक्स में आपको बता दूं, फिजिक्स में हम अगर देखें तो ये जो है हम लेते हैं म्यू इक्वल टू क्यू इंटू ट्वाइस एल, यानी ट्वाइस क्यू एल। आप कहेंगे साहब ये क्या हो गया कि जनरली आपने ट्वाइस ले लिया, एक्चुअली हम लोगों ने एक सिंबल ले लिया कि ये डिस्टेंस एल ना लेके ट्वाइस एल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ना, तो वहां पे ट्वाइस क्यू एल हो जाता है एक ही चीज। यहाँ हमने एल एज्यूम किया, फिजिक्स में ट्वाइस क्यू एल, तो जनरली क्योंकि फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं वहां पर तो डिस्टेंस हाफ करनी पड़ती है, इसलिए हम लोग वहां पर ट्वाइस एल ले लेते हैं, तो कोई मतलब नहीं है ना यहाँ। सॉरी यहाँ एक चीज और, यहाँ सिंबल जो है हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में, ठीक है। और यहां पर हमने केमिस्ट्री म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है फिजिक्स में, है ना, तो डायरेक्शन अलग होती है, ध्यान रखिएगा, लेकिन रिजल्टेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अभी आप पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वहां पे भी ड्राइविंग फोर्स बेसिस पे डायरेक्शन अलग अलग होगी, लेकिन रिजल्टेंट में कोई अंतर नहीं आएगा, है ना। तो बेस क्या लिया गया उस पर सारी चीजें डिपेंड करती हैं, तो बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। तो आपको मैं बता रहा था डायपोल मोमेंट क्या होता है, ये वर्ड जैसे आया तो आपको मालूम होना जरूरी है कि डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो डायपोल मोमेंट आपको बताया कि जब जो है पहले तो डायपोल इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जब स्मॉल डिस्टेंस में प्रेजेंट होती हैं तो इस सिस्टम को बोलते हैं डायपोल। जहां डायपोल होता है वहां मोमेंट लगता है, इसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को डिफाइन करते हैं क्यू इंटू एल, है ना, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, है ना, इसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। और इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। दो वेक्टर्स मान लीजिए रिजल्टेंट ऐसे हैं, ठीक है, और इसके बीच का एंगल अगर हमने बोला कि थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये वेक्टर जा रहा है म्यू1 और ये वेक्टर जा रहा है म्यू2, तो रिजल्टेंट जो म्यू आर निकालते हैं ये आप लोग पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, दो वेक्टर का रिजल्टेंट म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर ट्वाइस म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा। तो बच्चों आप देखिए गौर से कि जो है म्यू1 म्यू2 दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो रिजल्टेंट हम ऐसे निकालते हैं। और उसी रिजल्टेंट की मैंने बात की कि अगर म्यू आर जीरो नहीं है तो पोलर सॉल्वेंट, और म्यू आर जीरो है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे हम अगर देखें, हम अभी जो है बात करेंगे, इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से कि जैसे हम लोग गौर से देखिएगा, यहां पर हम देखते हैं पोलर में, जैसे हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं ना, वाटर लिया हमने, वाटर का वी शेप होता है, और यहां पर हम ले रहे हैं जैसे CO2 जो है पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम अगर देखें तो यहां पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। सेम है यहां पे भी पार्शियली नेगेटिव और यहां पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया बच्चों। अब एक बात समझिएगा कि यहां पर चार्ज आने की वजह से एक जो है डायपोल बनेगा, प्लस से माइनस की तरफ डायपोल मोमेंट लगेगा, ये मान लीजिए म्यू है, और ये भी प्लस से माइनस से ये जो है म्यू है, और इसका बीच का एंगल होता है 104.5 डिग्री, है ना। तो एक बात समझिएगा, रिजल्टेंट अगर निकालते हैं म्यू आर तो जो है आप देखेंगे ये जीरो नहीं हो सकता, ये गारंटीड है, कंफर्म है। दो इक्वल एंड अपोजिट होंगे जस्ट ऐसे वेक्टर, तो रिजल्टेंट जीरो आएगा। लेकिन यहाँ म्यू आर जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब वाटर एक क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर, ठीक है। वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, और सॉल्वेंट की तरह यूज करेंगे तो हम बोलेंगे पोलर सॉल्वेंट है ये। और जैसे CO2 में हम अगर बात करें तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो यहाँ माइनस चार्ज, और यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहां माइनस चार्ज और यहां क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव से निगेटिव देखिए ये जा रहा है वेक्टर्स, और ये पॉजिटिव से निगेटिव ये जा रहा है वेक्टर्स, ये म्यू है और ये म्यू है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट। भाई मैंने म्यू म्यू क्यों रखा है इसको, क्योंकि यहां पर प्लस माइनस देखिए दोनों के चार्ज भी सेम है, चार्ज सेम है और बॉन्ड लेंथ भी सेम है, तो जो डायपोल मोमेंट आएगा दोनों इक्वल आएगा, और इक्वल एंड अपोजिट है तो रिजल्टेंट यहां बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। इक्वल एंड अपोजिट है तो जीरो आएगा। तो ऐसे में क्या है, CO2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जबकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो यहां से हम अगर बात करें तो हमें पोलर नॉन पोलर मालूम है, लेकिन बात यहां आती है कि पोलर सॉल्वेंट में सॉल्बिलिटी का रीजन क्या है। हमने बोल दिया कि आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। पोलर सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों, आपको ये भी मालूम हो गया
पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं जिनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, और नॉन पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं जिनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। ये भी मालूम हो गया। लेकिन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल क्यों होते हैं, ये रीजन भी हमें मालूम होना जरूरी है, समझिएगा। तो यहां से हम जिससे बात करें, एक पॉइंट हम और जिससे हम लोग बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। हम अगर देखें इस जगह जो है बहुत ध्यान समझिएगा, एक रीजन यहां पर हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ठीक है। तो जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक इंपॉर्टेंट रीजन है, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन मैं भी दिखूंगा सॉल्वेशन एनर्जी है ना, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, एक तो ये रीजन है। देखिए जो है आपने दिखाया था के से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बता दो पोलर सॉल्वेंट का, देखिए आपको वैसे हम आपको बता दो जैसे P प्लस और Q माइनस ये आयनिक मॉलिक्यूल है मान लीजिए, और इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। अगर एक बात तो कंफर्म, अगर CGS में हम बात करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। तो इसको आप कह सकते हैं F इक्वल टू 1/K इन CGS, ठीक है, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर है ना। देखिए अगर हम देखें यहां से एक बात तो कंफर्म है, जो फोर्स है वो K के अगर K बढ़ता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्या होगा, वो ये K बढ़ेगा तो F कम हो जाएगा, है ना। तो यहां पर वही है कि अगर मान लीजिए हम लोग जो है यहां पर सॉल्वेंट है, मान लीजिए हमने कहा ये सॉल्वेंट है ना, मतलब कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने जो है सॉल्वेंट डाल दिया, और कोई जो है आयनिक कंपाउंड हम PQ इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं ना, ये डाला PQ। अब देखिए इसका K अगर ज्यादा है तो लगने वाला फोर्स, K ज्यादा होगा तो लगने वाला फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। मान लीजिए PQ था एयर में, है ना, एयर में था ये, तो लगने वाला फोर्स क्या लग रहा था एयर के लिए। देखिए हम लोग K की वैल्यू 1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, वैसे वैक्यूम के लिए 1 होती है, लेकिन हम लोग यहाँ 1 एज्यूम कर लेते हैं, तो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया CGS में। लेकिन जब इसमें अगर वाटर में डाल दें, वाटर में आप समझिएगा, वाटर क्या एक पोलर सॉल्वेंट है, तो वाटर में अगर हम डाल दें, FW लिख दिया, मींस वाटर यहां पे डाल रहे हैं, तो 1/81 K क्या है 81 और Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो एक बात तो कंफर्म है कि FW जो है FA/81, मतलब जो एयर में फोर्स लग रहा था अब उसका 81 टाइम्स कम लग रहा है, यानी जब PQ सोल्यूशन के अंदर आ गया, मतलब वाटर के अंदर आ गया, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो गया, 81 टाइम्स कम हो गया। और जब ये फोर्स 81 टाइम्स कम होगा तो ये डिसॉल्व हो जाएंगे, हो जाने चाहिए ना, हो जाएंगे ना, इसलिए हो जाते हैं जनरली। तो आपको बता दो, इसलिए आपको बता दो होता क्या है कि पोलर सॉल्वेंट की हम अगर बात करें बच्चों ध्यान रखिएगा, पोलर सॉल्वेंट का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K क्या होता है, हाई होता है, और हाई होने की वजह से फोर्स बिटवीन टू आयंस जो है वो कम हो जाता है और ये डिसॉल्व हो जाते हैं। और नॉन पोलर सॉल्वेंट का जो है लो होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना, वाटर के लिए वैसे तो की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 81 होती है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट की अगर बात की जाए तो नॉन पोलर सॉल्वेंट का जो है K जो होता है वो लो होता है, इसीलिए जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और ये डिसॉल्व जल्दी नहीं होते। लेकिन ये इंपॉर्टेंट और नेसेसरी कंडीशन नहीं है, क्योंकि अगर ये कंडीशन होती तो सारे आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब बेरियम सल्फेट को भी डिसॉल्व हो जाना चाहिए, है ना, लेकिन सारे डिसॉल्व नहीं होते। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट और नेसेसरी कंडीशन और होती है जिसे बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी, या हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है भाई। सॉल्वेशन एनर्जी जनरल टर्म हो गया, सॉल्वेंट कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर सॉल्वेंट अगर वाटर हो जाए तो उसकी जगह हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी टर्म यूज कर लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे सेकेंड रीजन यहां से सॉल्वेशन एनर्जी या फिर हाइड्रेशन एनर्जी की बात करेंगे हम लोग। बच्चों हम लोग सॉल्वेशन एनर्जी देखने जा रहे हैं ना। सॉल्वेशन एनर्जी होती क्या है, देखिए यहां से जो है हम अगर देखें बहुत गौर से देखिएगा, जैसे हम लोग जो है ये कंटेनर लिया मैंने और इसमें सॉल्वेंट हमने डाल दिया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें सॉल्वेंट लाइक हमने जो है अगर मान लीजिए वाटर ले लिया, वाटर, तो इसको हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी भी कह सकते हैं।
अब देखिए यहां हम अगर देखें तो हम लोग आयनिक कंपाउंड, जैसे मान लीजिए हमने कोई आयनिक कंपाउंड डाला पी क्यू, पी प्लस और क्यू माइनस, या आप NaCl डाल दीजिए, Na प्लस और Cl माइनस। अब देखिए जैसे हमने डाला तो एक बात तो कंफर्म है कि यहां पे जो वाटर है, कि जो वाटर है, वाटर को हम लोग देखिए ऐसे ले रहे हैं, O है और ये H है, ये H है ना, इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज। अब देखिए मैंने जब डाला पी क्यू, तो P प्लस क्यू या Na प्लस Cl माइनस की बात की जाए तो Na प्लस कहां अट्रैक्ट होगा? माइनस चार्ज की तरफ, और माइनस चार्ज कहां से किधर अट्रैक्ट होगा? टुवर्ड्स H प्लस की तरफ, क्योंकि अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या हुआ कि हम अगर देखें देखिए यहाँ Na प्लस या क्यू P प्लस है ना, और यहाँ Cl माइनस, देख रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ, प्लस माइनस एक तरफ जा रहे हैं और माइनस प्लस एक साइड में जा रहे हैं। तो इनमें अगर देखा जाए तो ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो अपोजिट चार्ज क्या है? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर आयनिक मॉलिक्यूल में आयन से इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक एनर्जी निकाल रहे हैं जिसे हम सॉल्वेशन, देखिए इंटरेक्ट कर रहे हैं और अट्रैक्शन से एनर्जी निकल रही है जिसे हम सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी। अब मैं आपको बता दूं सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। यहां पर सॉल्वेशन जो है, ये सॉल्वेंट अगर वाटर है तो हम इस जगह यूज कर सकते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, है ना, हाइड्रेशन एनर्जी हम इसको कह सकते हैं। देखिए जो अगर बात करें बहुत ही गौर से समझिएगा, अगर इस आयनिक जो NaCl देख रहे हैं, यहां से गौर से देखिएगा, जो NaCl है, देखिए ये जो NaCl है, ठीक है, इसका जो लैटिस एनर्जी है, अगर ये जो एनर्जी निकल रही है वो जो सॉल्वेशन एनर्जी निकल रही है, इसकी NaCl की लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगी तब तो इसको डिसॉल्व कर पाएगी, इसे तोड़ देगी अलग अलग, और अगर बराबर होगी तो भी डिसॉल्व नहीं कर पाएगी, या कम होगी तो भी नहीं कर पाएगी। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि सॉल्वेशन एनर्जी क्या होती है, मालूम हो गया। तो सॉल्वेशन एनर्जी जो है, सॉल्वेशन एनर्जी है, देखिए यहां से हम अगर देखें सॉल्वेशन एनर्जी जो है, हम अगर देखें तो हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा, सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन, ना कि इक्वल, शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, लैटिस सॉल्वेशन या हाइड्रेशन एनर्जी बोथ आर सेम, है ना, शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, है ना। तो लैटिस एनर्जी से ज्यादा होनी जरूरी है, अगर इक्वल होगी तो भी डिसॉल्व नहीं होगी। क्लियर है? इसीलिए सारे आयनिक कंपाउंड वाटर में भी डिसॉल्व नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उस समय उनकी सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा नहीं हो पाती, तो इसलिए डिसॉल्व नहीं हो पाते, ठीक है। तो आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां से लिया, हम ले रहे हैं एक सॉल्वेंट है, यहां पर हमने लिया, ठीक है, सॉल्वेंट A, दूसरा हम ले रहे हैं सॉल्वेंट B। हमने जो है आयनिक कंपाउंड लिया, समझिएगा, ये हमने PQ आयनिक कंपाउंड लिया, यहां भी PQ लिया, समझिएगा। A में तो डिसॉल्व हो गया लेकिन B में डिसॉल्व नहीं हुआ, PQ B में डिसॉल्व नहीं हुआ और A में डिसॉल्व हो गया। इसका मतलब यहां पर समझिएगा कि जो सॉल्वेशन एनर्जी है यहां पर A में, लैटिस एनर्जी सेम है दोनों में, PQ यहां भी, PQ यहां भी, तो आयनिक कंपाउंड तो सेम है, तो लैटिस एनर्जी तो बदलने वाली नहीं, केवल सॉल्वेशन एनर्जी बदलेगी, समझिएगा, ध्यान रखिएगा। आयनिक मॉलिक्यूल दोनों में सेम है, तो आयनिक मॉलिक्यूल अगर सेम है तो उसकी लैटिस एनर्जी भी सेम होगी, लेकिन सॉल्वेंट अलग अलग है तो सॉल्वेशन एनर्जी अलग हो जाएगी। तो एक ही सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो डिसॉल्व हो गया, और बी की सॉल्वेशन एनर्जी कम होगी, लैटिस एनर्जी डिसॉल्व नहीं हुआ। इसलिए आप कह सकते हैं सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ ए, सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ ए, है ना, ए ग्रेटर देन सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ बी। तो अच्छा देखिए, ये अंतर आत्मा क्लियर होनी जरूरी कि एक्चुअली हो क्या रहा है ना, आयनिक कंपाउंड कैसे डिसॉल्व हो रहे हैं। तो आपने देखा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक रीजन देखा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट और नेसेसरी कंडीशन नहीं है। इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? सॉल्वेशन एनर्जी,
ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन लेटिस एनर्जी। अगर ऐसा है तो आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज डिजॉल्व नहीं होगा। अभी कोई प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, कभी लेक्चर लेंगे तो अलग से हम 20 एग्जाम्पल लेके भी दिखाएंगे, है ना। तो ये हम लोग को ये पॉइंट्स क्लियर है। हम अब जो है हम यहाँ से बात करने जा रहे हैं, बच्चों ध्यान से देखिएगा। सॉल्युबिलिटी के बाद हम बात करेंगे यहाँ से आइसोमॉर्फिज्म। देखिए आइसोमॉर्फिज्म यानी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आइसोमॉर्फिज्म कैरेक्टरिस्टिक भी शो करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म कैरेक्टरिस्टिक भी शो करते हैं। ये आइसोमॉर्फिज्म है क्या? तो आइसोमॉर्फिज्म का तो होता है सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको बता दें आइसो सेम, मॉर्फिज्म मींस क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो सेम क्रिस्टल, मतलब कह सकते हैं कि 2 or more than 2 आयनिक कंपाउंड हैविंग, इसके बाद यहां से देखिए हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो उसे बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म, है ना। आप देखिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर देखें, हम अगर बात करें तो इसमें आप कहते हैं जो फॉर्मूला टाइप है कंपाउंड का, फॉर्मूला टाइप है ना, आप कह सकते हैं कि फॉर्मूला टाइप शुड बी सेम, है ना। फॉर्मूला टाइप सेम होना चाहिए, ना। और भी बताई दिया कि जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है सेम होना जरूरी है। फॉर्मूला टाइप की बात की जाए, और दूसरा देखिए जैसे हम लोग लेते हैं, जैसे स्ट्रक्चर ले लीजिए FeSO4, देखिए यहां से हमने लिया FeSO4 7H2O, और हम लोग जो है यहां से FeSO4 7H2O, और इसके अलावा हम अगर बात करें तो जो है MgSO4 7H2। देखिए दोनों का क्या है, फॉर्मूला टाइप भी सेम है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है यहां पर, है ना। तो ये जो है आइसोमॉर्फिज्म कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं ना, ये आयनिक कंपाउंड क्या है, आइसोमॉर्फिज्म कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं। तो यहां से मतलब स्ट्रक्चर भी सेम होना जरूरी है। देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं, देखिए आपको देखें हम बता दें बेरियम सल्फेट, देखिए बेरियम सल्फेट है, और हमने ले लिया यहां से जो है, या आप बेरियम सल्फेट ले लीजिए, ठीक है, और हम ले लीजिए KMnO4, है ना, KMnO4, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, कि BaSO4, KMnO4, इन दोनों को देखिए आप, ये फॉर्मूला टाइप भी देखिए दोनों को सेम है ना, Ba है और सल्फेट है, K प्लस MnO4 है ना। तो जो है फॉर्मूला टाइप सेम हो गया दोनों का। अगर आप देखें यहां पर सल्फेट में, देखिए यहां पर अगर बात की जाए तो सल्फेट में जो है यहां गौर देखिएगा sp3 हो रहा है ना, और यहां MnO4 में बात की जाए तो यहां भी sp3 हाइब्रिडेशन, देखिए दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है, और फॉर्मूला टाइप भी सब कुछ सेम है इसमें, ठीक है ना। लेकिन जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम देखें दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए जैसे हमने लिया NaNO3 और NaCl4 है ना, देखिए जैसे हमने लिया NaCl3 और NaNO3, अब ये फॉर्मूला टाइप तो सेम लिखिए, Na है यहाँ Na है, Cl है यहाँ पर, N हो गया, यहाँ O3 है तो O3 है, फॉर्मूला टाइप तो सेम है। हम अगर बात करें तो यहाँ फॉर्मूला टाइप सेम है, देख रहे हैं आप, लेकिन जो है पूरा स्ट्रक्चर सेम नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है ये माइनस है, ठीक है, कोई समस्या नहीं। लेकिन यहाँ Cl3 की अगर बात की जाए, Cl3 माइनस में जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, और जबकि NO3 माइनस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इसलिए ये दोनों ही एग्जांपल ये आयनिक कंपाउंड होने के बाद भी आइसोमॉर्फिज्म कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते, ये शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर टाइप जो है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर टाइप का सेम होना जरूरी है। तो फॉर्मूला टाइप है या शेप है, सेम होना जरूरी है। तो ये आइसोमॉर्फिज्म कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। हम जो है यहां से बात करेंगे डायरेक्शन की। देखिए जो डायरेक्शन की अगर बात करें तो आपको बता दो कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं
नॉन डायरेक्शनल होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड डायरेक्शनल होते हैं, जैसे कोवैलेंट कंपाउंड लाइक जैसे CH4 है। CH4 क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड ही तो है। देखिए CH4 क्या है ना, CH4 कोवैलेंट कंपाउंड है। तो मैं पढ़ाऊंगा भी है ना, ये H है और ये H है और ये H है और ये है, देखना टेट्राडल फॉर्म में आएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स है ना, थीटा लिख लीजिए। ये थीटा है, ये थीटा और ये थीटा, ठीक है। ये फिक्स शेप हो गया कोवैलेंट कंपाउंड। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, हम अगर देखें, अब देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं यहां पर जो है Na, ठीक है, और आप देखिएगा यहां पर प्लस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट हो गया ना। और हम अगर देखें तो ये Cl, देखिए Cl, कूलॉमिक फोर्स से बन गया है ना। मैं आपको बता दूं, हर एक मेटल का अपना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसके बाद हम सॉलिड स्टेट में करेंगे। अभी केवल एक रिव्यूज दे रहे हैं आपको यहाँ पर। तो ये कूलॉमिक फोर्स से देखिए बाइंड हो गया ना, ठीक, फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो ये क्या है, आयनिक कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शनल क्योंकि नॉन डायरेक्शनल है ना, और जबकि कोवैलेंट कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे नॉन डायरेक्शनल। कोवैलेंट कंपाउंड पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, डायरेक्शनल पढ़ेंगे बच्चों, है ना। तो कुल मिला के बच्चों हम लोगों ने आज देखा आयनिक कंपाउंड होते क्या है ना, और आयनिक कंपाउंड की फेवरेबल कंडीशंस क्या है, आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जहां पर हमने बीपी, एमपी, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, कंडक्टिविटी, सबकी बात कर डाली, ठीक है। और जनरली हम लोग आगे पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और सारी बातें डिटेल में करने के बाद टाइप की बात करेंगे, और फिर हम लोग आएंगे हाइब्रिडाइजेशन पे। तो आज के लिए बच्चों इतना सफिशिएंट है। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय बच्चों, बाय एवरीवन।